हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो है स्ट्रेंथनिंग ऑफ एथिकल एंड मोरल वैल्यूज़ इन गवर्नेंस। तो ये बड़ा सिंपल सा टॉपिक है कि उसको कैसे स्ट्रेंथन किया जाए। जब हमने वैल्यूज़ की बात की, एथिक्स की बात की, एथिक्स आप जानते हैं दैट इज़ ए सिस्टम ऑफ एक्सेप्टेड वैल्यूज़ विच governs or which controls human behavior। तो वैल्यूज़ जो हैं वो कैसे फिर आगे एथिकल बिहेवियर को और उसको बढ़ावा देंगी, तो इस पूरे उसमें गवर्नेंस के अंदर जो है कैसे इनको स्ट्रेंथन किया जाए, इनको कैसे जो है मजबूत किया जाए। तो 3 इसमें शब्द आपने नोटिस किए होंगे हमारे पिछले लेक्चर्स में, पिछले वीडियोस में। एक वैल्यूज़, दूसरा शब्द है एटीट्यूड और तीसरा जो है वो एप्टीट्यूड है। तो एप्टीट्यूड आप जानते हैं एबिलिटी या स्किल है किसी काम को करने के लिए। जो आपके CSAT वगैरह के टेस्ट होते हैं या जो एथिक्स का ये पेपर है, ये भी आपके एप्टीट्यूड को टेस्ट करने के लिए है। वैल्यू जो है वो एक स्टैंडर्ड के रूप में हम जानते हैं कि जिसके आधार पर व्यक्ति के बिहेवियर को जो है वो राइट एंड रॉन्ग के रूप में जज किया जाता है। और एटीट्यूड जो है वो बेस्ड ऑन वैल्यूज़, किसी भी व्यक्ति या चीज़, कोई वस्तु है, उसके प्रति जो नज़रिया है, उसको देखने का जो तरीका है, जो सेटल्ड वे है एक तरह से व्यक्ति का, उसको हम एटीट्यूड कहते हैं। अब ये तीनों कैसे जो है इनको स्ट्रेंथन किया जाए, क्योंकि ये तीनों स्ट्रेंथन होंगे तभी जा कर के जो एथिकल और मॉरल वैल्यूज़ हैं गवर्नेंस में वो स्ट्रेंथन होंगी। तो वैल्यूज़ को के बारे में हमने बताया था कि वैल्यूज़ इनकलकेट जो होती हैं वो सोसाइटी के अंदर होती हैं, फैमिली के अंदर होती हैं, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, या यूँ कहें कि पूरा जो एनवायरनमेंट है जिसमें व्यक्ति रहता है, जिसमें वो बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक आगे पूरा सफ़र तय करता है। तो ये वैल्यूज़ जो हैं वो वहाँ से, उस वातावरण से प्राप्त होती हैं। तो बचपन में और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो आपके कॉलेजेस हों, यूनिवर्सिटीज़ हों, उनका पूरा रोल रहता है। तो फैमिली में जो हमारी ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैं उनको बढ़ावा दिया जाना चाहिए, ताकि बच्चों को जो है वो सही वैल्यूज़ जो हैं वो प्राप्त हों और उनको आगे जा कर के वो अपने व्यवहार में इस्तेमाल करें। तो जब वो पब्लिक लाइफ में भी आएँ, चाहे आधिकारिक रूप में आएँ या वैसे आएँ किसी अन्य रूप में, इवन व्यापारी के रूप में, कॉरपोरेट सेक्टर के हेड के रूप में, किसी भी रूप में आए, तो वो वैल्यूज़ जो हैं वो उसको मदद करें। तो ये वैल्यूज़ इनकलकेट करने के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, फैमिली, इन सब का रोल है। तो जो हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, एजुकेशन पॉलिसी 2020, तो इसमें विशेष रूप से जो एथिकल वैल्यूज़ हैं और जो हमारी ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैं, ब्रदरहुड है, जैसे वसुधैव कुटुंबकम G20 को लेकर के जो हमारा वो रखा गया है, तो इस प्रकार के सारे तो जो हमारी ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैं उनको इनकॉर्पोरेट किया गया है, तो उसे अब इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो इस दिशा में ये स्टेप जो एक तरह से उठ गया है कि इन वैल्यूज़ को स्ट्रेंथन करने के लिए दिशा में जो है वो हम बढ़ रहे हैं। इसी प्रकार से जो है आप देखेंगे कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी जब सिलेक्शन हो जाता है, एप्टीट्यूड टेस्ट तो UPSC ले लेता है, और उसके बाद सिलेक्शन के बाद जो है फिर उनको दे आर पुट ऑन ट्रेनिंग, और उस ट्रेनिंग को भी ओवरहॉल किया गया है, ट्रेनिंग के स्ट्रक्चर को, ट्रेनिंग के पैटर्न को। और मिशन कर्मयोगी, यू माइट बी अवेयर, आप सभी जानते होंगे कि मिशन कर्मयोगी जो है वो फ्यूचर रेडी ब्यूरोक्रेट्स जो हैं उनके लिए बनाया गया है, और उसमें भी जो हमारी ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैं और जो एथिकल वैल्यूज़ हैं उनके ऊपर जो है वो पूरा जोर दिया गया है। तो स्ट्रेंथनिंग का ये तरीका जो है वो इस तरह से अडॉप्ट किया जाता है। फिर वर्किंग के अंदर किस तरह से होना चाहिए, क्योंकि वर्किंग में ऐसे टूल्स जो हैं वो अडॉप्ट किए जाते हैं जो एथिकल वैल्यूज़ को बढ़ावा दे सके। फॉर इंस्टांस ट्रांसपेरेंसी की बात करें तो ट्रांसपेरेंसी के लिए जो है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट वो इंट्रोड्यूस किया गया 2005 के अंदर। फिर राइट टू सर्विस एक्ट जो है, सिटीजन चार्टर जो है वो आया, वर्क कल्चर को इम्प्रूव करने के लिए जो है वो काम किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आवश्यक हो जाती हैं। अब राइट टू
इंफॉर्मेशन एक्ट की अगर हम बात करें तो उसमें बहुत सारी चीज़ें मैंडेटरी तौर पर हैं। जो भी पब्लिक अथॉरिटी है उसको अपने ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित जो सूचना है वो कुछ तो ऐसी सूचना उसमें लिस्ट कर दी गई हैं कि जो उनको अपनी वेबसाइट पर डालनी ही डालनी है। सेक्शन 4 ऑफ द एक्ट जो है वो बड़ा क्लियर है इस बारे में, दैट मैंडेट्स के एम्प्लॉयज़ को लेकर के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके डेजिग्नेशंस, उनकी सैलरी और जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो संबंधित डिपार्टमेंट, कंसर्न डिपार्टमेंट का जो काम है उससे संबंधित हैं या एम्प्लॉयज़ से संबंधित हैं, तो वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो उसके वेबसाइट के ऊपर आने चाहिए। इसी तरह से राइट टू सर्विस के अंदर जो है वो ये प्रावधान इस प्रकार के किए गए कि ट्रांसपेरेंसी रहे उसमें। कोई भी व्यक्ति जो सर्विसेज की डेफिशिएंसी महसूस करता है डेजिग्नेटेड ऑफिसर को अप्लाई करे, और उसमें अगर वो एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम दिया जाता है 30 डेज 15 डेज जो भी पर्टिकुलर सर्विस के लिए निर्धारित है, उसके अंदर अगर वो काम नहीं होता है तो फिर डेजिग्नेटेड ऑफिसर के पास होते हुए अगर वहाँ से भी उसको तसल्ली नहीं होती है तो वो एपेलेट अथॉरिटी के पास जा सकता है और अल्टीमेटली कमीशन में भी जा सकता है। सेम इज द केस विद राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। उसमें हर विभाग में फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटीज़ हैं कि अगर कोई सूचना जो स्टेट पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर है या जो सेंट्रल पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर हैं उनके द्वारा अगर नहीं दी जाती है तो फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी के पास जा सकते हैं। वो फिर एज पर दी फैक्ट्स एंड लॉ ऑर्डर पास करते हैं, और वहाँ भी उसको सेटिस्फेक्शन नहीं होता है तो फिर आगे वो राइट टू इन्फॉर्मेशन कमीशन में भी इंफॉर्मेशन कमीशन जो है स्टेट का उसमें या सेंटर का उसमें वो जा सकते हैं। तो कहने का और फिर साथ साथ इसमें कि जो आदमी डेलिंक्वेंट रहता है, डेलिंक्वेंसी करता है, कोताही करता है अपने काम में, उनको पेनलाइज करने का प्रावधान भी जो है वो उसमें किया गया है। पेनल्टी जो है वो उनके ऊपर लगाई जा सकती है ताकि उनको थोड़ा सा प्रेशर रहे, दबाव रहे, और उस पेनल्टी के प्रभाव से वो अपने कार्य को जो है ठीक ढंग से संपन्न करें। इसमें एक्चुअली जो मेन बात आती है वो है कि करप्शन का जो मुद्दा है उसको कैसे हैंडल किया जाए। तो आपके जानने की बात ये है कि जितने ये मेजर्स अडॉप्ट किए गए हैं वो सारे के सारे इसी दिशा में हैं कि एक तो डिलीवरी ऑफ सर्विसेज जो है उनकी एफिशिएंसी बढ़े, इफेक्टिवनेस बढ़े, और जो करप्शन है वो रिड्यूस हो जाए, वो चेक हो जाए। क्योंकि इसी कारण से जो है करप्शन आती है कि जब कोई टाइम फ्रेम नहीं है, मनमर्जी से अधिकारी या कर्मचारी काम करते हैं, तो वो इस सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करते हुए लोगों से ब्राइब वगैरह लेने की कोशिश करते हैं, और फिर तब जा करके उनको वो सर्विसेज या उनको जो बेनिफिट्स हैं वो देते हैं। तो ये चीज़ें इन चीज़ों को जो है वो हैंडल करने के लिए, इनको रिड्यूस करने के लिए ये एफर्ट्स जो हैं वो इस तरह के होने चाहिए। और एथिकल और मॉरल वैल्यूज़ को स्ट्रेंथन करने का पर्पज़ या अभिप्राय ही ये है कि जैसे ही डिलीवरी ऑफ सर्विसेज, लोगों को बेनिफिट जो एक्सटेंड होना है वो टाइमली होना शुरू हो जाए, तो जिस पर और पूरा ट्रांसपेरेंट मैनर में हो, कोई उसमें हैंकी पेंकी ना हो, कोई नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म, इस तरह की चीज़ें ना आए, बेस्ड ऑन मेरिट हो, बेस्ड ऑन रूल्स हो, तो ऑटोमेटिकली करप्शन का जो स्कोप है वो कम हो जाता है। इसके लिए दो चीज़ें और जो करने की आवश्यकता रहती है, एक कोड ऑफ एथिक्स कहते हैं और एक कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं। तो कोड ऑफ कंडक्ट बड़े पुराने बने हुए हैं, 60s के जो है, इवन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के संदर्भ में कहें या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के संदर्भ में कहें, वो बड़े पुराने रूल्स बने हुए हैं, उनको अपडेट करने की आवश्यकता है। क्योंकि आज नए प्रतिमान जो है वो आ गए हैं, जैसे विशाखा केस जो है वो आप सब अवेयर होंगे, सेक्सुअल हैरेसमेंट को लेकर के सुप्रीम कोर्ट की हिदायतें हैं कि वो उसके लिए बाकायदा कमेटी बनाई जाए, रूल्स बनाए जाए, और उसको इस तरह की जो डेलिंक्वेंसीज हैं इनको थोड़ा सख्ती से जो है वो निपटा जाए। करप्शन को लेकर के भी बिहेवियर को कंट्रोल करने के दो तरीके हैं। एक तो करप्शन एक्ट जो है उसमें तो कार्रवाई होती है, दूसरा ये है कि इस प्रकार का कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो इम्पोज किया जाए, प्रिस्क्राइब किया जाए कि जिससे करप्शन की जो संभावना है वो कम हो जाए। जैसे असेट्स को डिक्लेयर करने की बात होती है, या कोई प्रॉपर्टी खरीदना है तो उसमें परमिशन लेना है, बेचना है तो परमिशन लेना है, या विदेश यात्रा करना है, मतलब जहाँ भी थोड़ा डेविएशन की संभावना है वहाँ पर जो परमिशन है वो लेकर के काम किया जाए, ताकि
जो बिहेवियर है एम्प्लॉय का या अधिकारी का या ब्यूरोक्रेट का, वो जो है नियंत्रण में रहे, रेगुलेटेड रहे, और किसी प्रकार की उसमें डेविएशन, उच्छृंखलता, रूल्स का वायलेशन या एथिकल जो नॉर्म्स हैं उनका वायलेशन जो है वो उसमें ना आए। तो इसके लिए थोड़ा सा ये है कि अपडेटेड कोड ऑफ कंडक्ट और अपडेटेड कोड ऑफ एथिक्स जो है वो हमारे पास होना चाहिए। तो इस टॉपिक के बारे में इतना ही, बड़ा छोटा सा है, इस पे कोई थ्योरेटिकल सवाल आने की संभावना बहुत कम है, लेकिन यू मस्ट बी अवेयर, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी को लेकर के या जो और ट्रेड्स हैं, जो और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको लेकर के कोई केस स्टडी या कोई इस तरह के सवाल जो है वो ज़रूर आ सकते हैं। थैंक यू।